नमस्ते। आज हमारे पास भूगोल से जुड़े कुछ दिलचस्प नोट्स और लेख हैं नमस्ते। और हम मिलकर पृथ्वी के वायुमंडल और उसमें मौजूद पानी के जो रहस्य हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आज का हमारा मिशन यही है कि इन स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है वो निकालें। जैसे कि वायुमंडल की परतें कैसे काम करती हैं, मौसम की कुछ बुनियादी बातें क्या हैं और ये जो जल चक्र है ये कैसे चलता है। सही। मतलब पृथ्वी की इस जीवनदायी प्रणाली को थोड़ा और करीब से जानना है आज। एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वायुमंडल है क्या? जैसा कि इन नोट्स में बताया गया है, ये गैसों का एक कंबल जैसा है हाँ, एक लिहाफ कह लीजिए। जो पृथ्वी को चारों ओर से लपेटे हुए है। और ये टिका कैसे रहता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना? हाँ बिल्कुल, पृथ्वी की ग्रेविटी इसे पकड़ के रखती है। और ये जानना भी जरूरी है कि ये कंबल हमेशा से ऐसा नहीं था। अच्छा। जी, इसका विकास हुआ है। स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में, मतलब आदिकाल में, हाइड्रोजन हीलियम ज्यादा थे। वो सौर हवाओं में उड़ गए, फिर ज्वालामुखियों से गैसें निकली, उससे दूसरा वायुमंडल बना। और फिर जीवन आया, पौधे आए। हाँ, और फिर जीवन के आने के बाद खासकर पौधों ने अपने प्रकाश संश्लेषण से इसे बदला, ऑक्सीजन भरी इसमें, जैसा हम आज जानते हैं। और इसी कंबल की कई परतें हैं, एक के ऊपर एक। इनको याद रखने का वो एक मजेदार तरीका भी है। हाँ, वो एक्रोनिम। हाँ, थैंक यू सो मच दी एक्स। मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, नीचे से ऊपर। बिल्कुल सही। और ये परतें तापमान के आधार पर बटी हुई हैं। हर परत का अपना अलग ही मिजाज है, कह सकते हैं। चलिए सबसे नीचे वाली परत से शुरू करते हैं, जहां हम सब रहते हैं। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। जी। नोट्स कहते हैं कि मौसम की लगभग सारी हलचल, बादल, बारिश, आंधी तूफान, वो सब यहीं होती हैं। हाँ, यही होती है। इसकी मोटाई भी बदलती रहती है। जैसे ध्रुवों पर कम है, करीब 8 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा पर? वहां ज्यादा, करीब 18 किलोमीटर तक। औसतन 13 किलोमीटर मान सकते हैं। और ऐसा क्यों है कि सारा मौसम यहीं सिमटा हुआ है? देखिए, क्योंकि यहीं हवा का घनत्व सबसे ज्यादा है और जलवाष्प वो भी यहीं मौजूद है। अच्छा। और ये परत सीधे पृथ्वी की सतह से गर्मी पाती है, तो सारी सामग्री यही है मौसम बनने के लिए। इसकी संरचना देखें तो करीब 78% नाइट्रोजन है। हाँ, लगभग 78%, 21% ऑक्सीजन और बाकी में थोड़ी आर्गन, जो सबसे ज्यादा मात्रा में निष्क्रिय गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी बहुत कम, 0.04% के आसपास अब, और दूसरी गैस है। अच्छा, एक बात जो मुझे हमेशा थोड़ी हैरान करती है, जैसे जैसे हम इस परत में ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। जी हाँ। नोट्स में इसे सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहा गया है। हर किलोमीटर पर करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई पहाड़ों पर जाए और हवा ठंडी लगे, तो यही लैप्स रेट काम कर रहा है ना? पर ऐसा होता क्यों है? मतलब सूरज तो ऊपर है, तो ऊपर ज्यादा गर्मी होनी चाहिए थी। अच्छा सवाल है। देखिए, बात यह है कि हवा सीधे सूरज की किरणों से उतनी गर्म नहीं होती। सूरज की जो किरणें आती हैं, छोटी तरंगें, शॉर्ट वेव रेडिएशन। हाँ, शॉर्ट वेव, जी। वो हवा के लिए ज्यादातर पारदर्शी होती हैं। वो सीधे जमीन को गर्म करती हैं। अच्छा। फिर जमीन गर्म होकर उस गर्मी को लंबी तरंगों के रूप में छोड़ती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण। लॉन्ग वेव रेडिएशन। जी। और हवा जो है वो नीचे से इस लॉन्ग वेव रेडिएशन से गर्म होती है। इसलिए आप सतह से जितना ऊपर जाएंगे, गर्मी के स्रोत से उतने दूर होंगे। तो तापमान गिरेगा। समझ गई? इसलिए ठंडक बढ़ती है। और यही ग्रीन हाउस गैसों का रोल आता है, जैसे जलवाष्प, CO2। बिल्कुल। ये गैसें उस बाहर जाती हुई लंबी तरंगों वाली गर्मी को, मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, सोख लेती हैं, रोक लेती हैं। जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। हाँ, वरना पृथ्वी बहुत ठंडी होती। लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि क्षोभ मंडल में जो ओजोन गैस बनती है ना, हाँ। वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। वो एक प्रदूषक है। स्मॉग वगैरह बनाने में उसका हाथ होता है। अच्छा, ये जरूरी फर्क है। ऊपर वाली ओजोन अच्छी, नीचे वाली बुरी। एग्जैक्टली। और वायुमंडल में गर्मी फैलने के 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं: कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, एडवेक्शन। चालन, संवहन, अभिवहन। हाँ। कंडक्शन मतलब सतह के सीधे संपर्क से हवा की निचली परत का गर्म होना। कॉन्वेक्शन मतलब गर्म हवा का हल्का होकर ऊपर उठना और ठंडी भारी हवा का नीचे आना। ये वर्टिकल मूवमेंट है, जैसे पानी उबलता है। कुछ वैसा ही। और एडवेक्शन है हवा के साथ गर्मी का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। मौसम में तो कन्वेक्शन बहुत अहम लगता है। बहुत अहम है। बादल बनने, बारिश होने में इसका बड़ा रोल है।
ठीक है, तो ये हुई क्षोभ मंडल की बात। अब इसके ऊपर चलें, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। जी, स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत तो ओजोन परत है, जो हमें सूरज की खतरनाक पराबैंगनी मतलब यूवी किरणों से बचाती है। बिल्कुल, ये हमारी रक्षा कवच है एक तरह से। और जेट विमान भी अक्सर इसी परत में उड़ते हैं। वहाँ मौसम शांत रहता है ज्यादातर। और यहाँ तापमान का क्या होता है? क्षोभ मंडल की तरह घटता है? नहीं, यही तो मजेदार बात है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। बढ़ता है? क्यों? क्योंकि ओजोन गैस जब उन खतरनाक यूवी किरणों को सोखती है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब गर्मी पैदा होती है। अच्छा, तो ओजोन परत न सिर्फ हमें बचाती है, बल्कि अपने घर को गर्म भी रखती है। हाँ, उस परत को गर्म रखती है। और इसी के महत्व को समझते हुए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था उस दिन। जी हाँ, 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसने उन खतरनाक CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों पर रोक लगाई। हाँ, वो जो रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह से निकलती थी और ओजोन परत में छेद कर रही थी। बिल्कुल, ओजोन होल जिसे कहते हैं। बाद में किगाली समझौता हुआ HFCs को कम करने के लिए। वो ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचाती, पर ग्रीन हाउस गैसें बहुत शक्तिशाली हैं। ये जानना वाकई सुकून देता है कि दुनिया ने मिलकर इस खतरे पर काम किया। और ओजोन की मोटाई डॉब्सन यूनिट में मापते हैं ना? हाँ, डॉब्सन यूनिट्स। और समताप मंडल जहां खत्म होता है उस सीमा को स्ट्रैटोपॉज कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर। उसके ऊपर है मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, जैसा नाम से लगता है, बीच की परत। और यहाँ क्या खास है? ये वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह है। यहाँ तापमान फिर से ऊंचाई के साथ तेजी से घटता है। सबसे ठंडी कितनी? -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और एक और रोचक बात, ज्यादातर उल्कापिंड जो अंतरिक्ष से आते हैं, टूटते तारे? हाँ, वो इसी परत में हवा के घर्षण से जलकर राख हो जाते हैं। तो ये हमें उनसे भी बचाती है। वाह। अच्छा, और इसके ऊपर? मीजोस्फीयर के ऊपर है तापमंडल, थर्मोस्फीयर। थर्मो मतलब गर्मी? बिल्कुल, ये सबसे गर्म परत है। यहाँ तापमान फिर से बहुत तेजी से बढ़ता है, कितना गर्म? हजारों डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन वहाँ हवा इतनी कम है, इतनी विरल है कि आपको वो गर्मी महसूस नहीं होगी। अच्छा, और यही आयन मंडल भी है, आयनोस्फीयर? हाँ, इसी का निचला हिस्सा आयनोस्फीयर कहलाता है। यहाँ सूरज की रेडिएशन से गैस के कण आयन बन जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और ये आयन रेडियो तरंगों को वापस भेजते हैं? जी हाँ, रेडियो तरंगे इनसे टकराकर वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसी वजह से हम दूर तक रेडियो सुन पाते हैं, शॉर्टवेव रेडियो। समझ गई। और एक कर्मन रेखा का भी जिक्र है नोट्स में? हाँ, कॉमन लाइन करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसे आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा माना जाता है। इसके ऊपर एक्सोस्फीयर है, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो ये थी वायुमंडल की मुख्य परतें, क्षोभ, समताप, मध्य ताप और बहिर्मंडल। हर एक की अपनी कहानी। बिल्कुल, एक जटिल और सुंदर व्यवस्था है ये। अब जरा सूरज से मिलने वाली ऊर्जा पर आते हैं। सूर्य तप, इंसुलेशन। हाँ, नोट्स में लिखा है कि जब पृथ्वी सूरज से सबसे दूर होती है 4 जुलाई को, जी जिसे अपैलियन कहते हैं, तो थोड़ी कम धूप मिलती है। जी। और जब सबसे पास होती है 3 जनवरी, पेरिहेलियन, तो थोड़ी ज्यादा। पर ये अंतर हमारे मौसमों का कारण नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मौसमों का कारण तो पृथ्वी का अपने धुरी पर झुकाव है। ये दूरी वाला अंतर बहुत मामूली है। हाँ, और असल में किसी जगह को कितनी धूप मिलेगी ये कई बातों पर निर्भर करता है। सही कहा। जैसे भूमध्य रेखा पर साल भर सीधी किरणें पड़ती हैं, लेकिन वहां बादल बहुत होते हैं, तो धूप कम हो जाती है। हाँ, उतनी नहीं मिलती जितनी कि कर्क या मकर रेखा के पास के साफ आसमान वाले रेगिस्तानों में मिलती है। वहां सूर्य तप सबसे ज्यादा होता है। और वायुमंडल कितना साफ है, दिन कितना लंबा है, ये सब भी मायने रखता है। बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी चीज है एल्बिडो। एल्बिडो? वो क्या है? एल्बिडो मतलब कोई सतह आने वाली सूरज की रोशनी का कितना प्रतिशत वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है, बिना सोखे हुए। अच्छा, जैसे आईना। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे ताजी बर्फ गिरी हो तो वो लगभग 80-90% रोशनी वापस भेज देती है। उसका एल्बिडो बहुत ज्यादा है। गहरे रंग की मिट्टी या जंगल कम रोशनी परावर्तित करते हैं, तो उनका एल्बिडो कम है। तो पृथ्वी का भी एक औसत एल्बिडो होगा? हाँ, करीब 30%। मतलब पृथ्वी पर आने वाली कुल सौर ऊर्जा का लगभग 30% बिना इस्तेमाल हुए वापस चला जाता है। और बाकी 70% गर्मी वो पृथ्वी और वायुमंडल सोखते हैं, और यही मिलकर पृथ्वी का ऊष्मा बजट बनाते हैं। ऊष्मा बजट मतलब जितनी गर्मी सूरज से आती है, लंबी अवधि में उतनी ही गर्मी पृथ्वी वापस अंतरिक्ष में भेज देती है।
न ज्यादा न कम। ताकि औसत तापमान लगभग स्थिर रहे। एकदम, वरना पृथ्वी या तो लगातार गर्म होती जाती या ठंडी। लेकिन कभी-कभी जमीन के पास तापमान का कुछ अजीब पैटर्न भी बनता है, वो तापमान व्युत्क्रमण। हाँ, टेम्परेचर इन्वर्जन। सामान्य तौर पर ऊंचाई के साथ तापमान घटता है ना, लैप्स रेट। जी। लेकिन इन्वर्जन में उल्टा होता है। जमीन के पास ठंडी हवा की एक परत फंस जाती है और उसके ऊपर गर्म हवा होती है। ऐसा कब होता है? इसके लिए कुछ स्थितियां चाहिए, जैसे लंबी सर्दियों की रातें, आसमान बिल्कुल साफ हो और हवा शांत हो, तब जमीन तेजी से ठंडी होती है और अपने संपर्क की हवा को भी ठंडा कर देती है। ऊपर की हवा उतनी ठंडी नहीं हो पाती। और इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि वो ठंडी भारी हवा नीचे बैठ जाती है, और क्योंकि ऊपर गर्म हवा है तो वर्टिकल मिक्सिंग रुक जाती है। तो धुआं, प्रदूषण, वो सब नीचे ही फंसा रह जाता है। हाँ, शहरों में प्रदूषण की समस्या इन्वर्जन के समय बढ़ जाती है, धुंध भी ज्यादा बनती है। ये जानना जरूरी है। और एक शब्द और है नोट्स में, समताप रेखा, आइसोथर्म। हाँ, आइसोथर्म। ये नक्शों पर खींची जाने वाली रेखाएं हैं जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती हैं। जैसे मौसम के नक्शे पर देखते हैं, H2O। पृथ्वी पर पानी तो बहुत है, कहते हैं ब्लू प्लैनेट, लेकिन नोट्स बताते हैं कि करीब 97% से ज्यादा तो खारा है। समुद्रों में। हाँ, 97.2%। पीने लायक या ताजा पानी, फ्रेश वाटर, वो 3% से भी कम है, सिर्फ 2.8%। सिर्फ 2.8%। और क्या ये आसानी से मिल जाता है? नहीं, यही तो बात है। इस 2.8% ताजे पानी का भी बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 68-69%, वो बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों में जमा हुआ है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, हिमालय। हाँ, वो हमारे लिए सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है। फिर लगभग 30% जमीन के नीचे है, भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर। तो नदियों, झीलों में कितना बचा? बहुत ही कम। कुल ताजे पानी का 1% से भी कम हमारी झीलों, नदियों, मिट्टी की नमी और वायुमंडल में है। ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। मतलब जिस पानी पर हम इतना निर्भर हैं, वो कितना दुर्लभ है। बिल्कुल, इसीलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। और ये पानी लगातार एक चक्र में घूमता रहता है, जल चक्र, वाटर साइकिल। जी। इसकी एक मुख्य कड़ी है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, पानी का गर्मी पाकर भाप बनना। हाँ, समुद्रों से, झीलों से, नदियों से, मिट्टी से, पौधों से भी पानी भाप बनकर हवा में जाता है। और हवा में मौजूद इसी भाप, मतलब जल वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। हाँ, ह्यूमिडिटी। अब इसमें दो तरह की ह्यूमिडिटी समझना जरूरी है। अच्छा। एक है निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये बताती है कि हवा के एक निश्चित आयतन में, मान लीजिए 1 घन मीटर में, असल में कितने ग्राम जलवाष्प है। ठीक है, मात्रा बताती है। हाँ, वास्तविक मात्रा। और दूसरी है सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये प्रतिशत में होती है। ये क्या बताती है? ये बताती है कि किसी निश्चित तापमान पर हवा में जितनी नमी रखने की कुल क्षमता है, उसकी तुलना में उसमें कितनी नमी वास्तव में मौजूद है। इसे वो गिलास वाले उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए हवा एक गिलास है। गर्म हवा मतलब बड़ा ग्लास, ज्यादा नमी रख सकती है। ठंडी हवा मतलब छोटा ग्लास। एकदम सही। निरपेक्ष आर्द्रता मतलब गिलास में कितना पानी है, और सापेक्ष आर्द्रता मतलब गिलास कितना भरा हुआ है, आधा, तिहाई या पूरा। तो अगर हवा ठंडी होती है, मतलब ग्लास छोटा होता है, तो पानी उतना ही होने पर भी ग्लास ज्यादा भरा हुआ लड़ेगा। बिल्कुल, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी। इसलिए सर्दियों में या सुबह के वक्त जब तापमान कम होता है, हमें ज्यादा नमी महसूस होती है, भले ही हवा में पानी की कुल मात्रा, निरपेक्ष आर्द्रता, उतनी ही हो। और जब ग्लास पूरा भर जाता है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उस तापमान को कहते हैं ओसांक, ड्यू पॉइंट। ये वो तापमान है जिस तक हवा को ठंडा करने पर वो सैचुरेट हो जाएगी, मतलब उसमें और नमी रखने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। और अगर हवा ड्यू पॉइंट से भी ज्यादा ठंडी हो जाए तो फिर जो अतिरिक्त जल वाष्प है वो वापस पानी की नन्ही बूंदों या बर्फ के कणों में बदलने लगता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। अच्छा, तो वाष्पीकरण का उल्टा है संघनन, गैस से वापस तरल या ठोस। जी, और इसके कई रूप हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। जैसे ओस, ड्यू, सुबह घास पर, पत्तियों पर या गाड़ियों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं।
ये तभी होता है जब सतह का तापमान ड्यू पॉइंट से नीचे चला जाता है। और अगर ड्यू पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो तो फिर पाला जमता है, फ्रॉस्ट, वो सफेद बर्फ जैसी परत। और कोहरा और धुंध? वो भी संघनन ही है। कोहरा, फॉग, तब बनता है जब हवा में मौजूद धूल या धुएं के बड़े कणों की चारों ओर पानी की बूंदें संघनित हो जाती है और ये जमीन के पास होता है। धुंध भी ऐसी है, पर उसमें पानी की बूंदें थोड़ी छोटी होती हैं और वो कोहरे जितनी घनी नहीं होती। और बादल, वो भी संघनन है? हाँ, बादल भी संघनन से ही बनते हैं, बस ये ज्यादा ऊंचाई पर होता है। हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है, ड्यू पॉइंट तक पहुंचती है और फिर हवा में मौजूद बहुत छोटे कण, कौन से कण? उन्हें कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जैसे धूल, नमक के कण, पराग कण। ये पानी को अपनी ओर खींचते हैं। इन्हीं के चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर पानी की नन्ही बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल बनाता है और इन्हीं अरबों बूंदों और क्रिस्टलों का समूह हमें बादल के रूप में दिखता है। वाह, बादल भी कितने अलग-अलग तरह के होते हैं। नोट्स में ऊंचाई के हिसाब से वर्गीकरण दिया है। हाँ, मोटे तौर पर सबसे ऊंचे वाले जो पंख जैसे दिखते हैं, पक्षाभ मेघ, सिरस क्लाउड्स। जी, सिरस। ये बर्फ के कणों से बने होते हैं, पतले, रेशेदार। आमतौर पर ये बारिश नहीं करते। फिर बीच की ऊंचाई वाले, वो रुई के ढेर जैसे, कपासी मेघ, क्यूमुलस। हाँ, क्यूमुलस, फूले हुए, ऊपर से गोल, नीचे से सपाट। ये साफ मौसम का संकेत देते हैं जब तक कि ये बहुत बड़े और ऊंचे ना हो जाएं। तब ये गरज वाले बादल बन सकते हैं। और सबसे नीचे वाले? नीचे होते हैं स्तरी मेघ, स्ट्रैटस। ये चादर जैसे फैले होते हैं, भूरे या सलेटी रंग के। इनसे हल्की बूंदाबांदी या फुहार पड़ सकती है। और एक और नाम है वर्षा मेघ, निम्बस। हाँ, निम्बस का मतलब ये बारिश वाला बादल। ये गहरे रंग के होते हैं, घने, और इनसे लगातार बारिश या बर्फबारी होती है, जैसे निम्बुस्ट्रेटस या क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस तो वो गरज और बिजली वाले विषाद बादल होते हैं। ठीक है, तो बादल बन गए संघनन से। अब बारिश कैसे होती है? जब बादलों में पानी की बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल आपस में जुड़कर इतने बड़े और भारी हो जाते हैं कि हवा उन्हें और संभाल नहीं पाती, तो वो नीचे गिरने लगते हैं। इसी को कहते हैं वर्षण, प्रेसिपिटेशन। वर्षण के क्या क्या रूप हैं? बारिश तो एक है। हाँ, बारिश सबसे आम है। अगर तापमान हिमांक से ऊपर है तो पानी की बूंदें गिरती हैं। अगर बादल में बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं और नीचे आते हुए पिघल जाते हैं तो भी बारिश होती है। और ओले, हिल? ओले तब बनते हैं जब क्यूमुलोनिम्बस जैसे बादलों में बहुत तेज हवाएं ऊपर नीचे चल रही हों। पानी की बूंदें ऊपर जाती हैं, जम जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, उन पे और पानी जमता है, फिर ऊपर जाती हैं। इस प्रक्रिया में वो बर्फ की बड़ी गोलियां बन जाती हैं। और स्लीट, वो क्या है? स्लीट होती हैं जमी हुई बारिश की बूंदें। मतलब बारिश की बूंदें जब नीचे गिरते समय हवा की किसी ठंडी परत से गुजरती हैं तो वो जम जाती हैं और बर्फ की छोटी गोलियों के रूप में गिरती हैं। ये ओलों से छोटी होती हैं। समझ गई। अब बारिश होने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। नोट्स में 3 मुख्य प्रकार बताएं। हाँ, 3 मुख्य मैकेनिज्म हैं जिनसे हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है और बारिश करती है। पहला कौन सा है? पहला है संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये तब होती है जब जमीन सूरज की गर्मी से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो उसके संपर्क की हवा भी गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है। ऊपर जाकर ठंडी होती है, बादल बनते हैं और अक्सर जोर की बारिश होती है, कभी कभी गरज और बिजली के साथ। ये गर्म इलाकों में जैसे भूमध्य रेखा के पास या गर्मियों में दोपहर के बाद आम है। अच्छा, और दूसरा प्रकार? दूसरा है पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। पहाड़ों वाली? हाँ, जब नमी से भरी हवा किसी पहाड़ या पर्वत श्रृंखला से टकराती है तो उसे मजबूरन ऊपर उठना पड़ता है। और ऊपर उठने पर हवा ठंडी होती है? बिल्कुल, ठंडी होकर संघनन होता है, बादल बनते हैं और पहाड़ के जिस तरफ से हवा आ रही है, विंडवर्ड साइड, उस ढलान पर खूब बारिश होती है। और पहाड़ के दूसरी तरफ? दूसरी तरफ लीवर्ड साइड हवा नीचे उतरती है, गर्म होती है और सूख जाती है, इसलिए वहां बारिश बहुत कम होती है। उसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो एरिया। भारत में पश्चिमी घाट इसका अच्छा उदाहरण है शायद। हाँ, बिल्कुल। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर मानसून में भारी बारिश होती है, जबकि पूर्वी ढलानों जैसे दक्कन का पठार पर कम। ठीक है। और तीसरा प्रकार? तीसरा है चक्रवाती या वाताग्री वर्षा, साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल। ये चक्रवातों से जुड़ी है? हाँ, ये तब होती है जब गर्म और ठंडी हवा की विशाल राशियां मिलती हैं। उनके मिलने के स्थान पर वाताग्र बनते हैं, फ्रंट। गर्म हवा हल्की होने के कारण ठंडी हवा के ऊपर चढ़ती है, ठंडी होती है और
विस्तृत क्षेत्र में बादल और बारिश पैदा करती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में ये आम है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों जैसे हरिकेन, टाइफून में भी जबरदस्त बारिश होती है। तो ये 3 मुख्य तरीके हो गए बारिश के, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती। जी। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। हमने वायुमंडल की परतों को समझा, क्षोभमंडल से लेकर तापमंडल तक, हर एक की अपनी पहचान, अपनी खासियत। हाँ, कैसे तापमान बदलता है, कहाँ मौसम बनता है, कहाँ ओजोन है। ओजोन परत के महत्व और उसे बचाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसी चीजें, उन पे भी बात की। बिल्कुल। और हमने देखा कि पृथ्वी अपना ऊष्मा संतुलन कैसे बनाए रखती है। सूर्याताप, एल्बिडो, ऊष्मा बजट, ये सब कैसे काम करता है। और फिर पानी की कहानी, कितना कम ताज़ा पानी उपलब्ध है और वो कैसे जल चक्र में घूमता रहता है। वाष्पीकरण, आर्द्रता, ओसांक, संघनन। और फिर संघनन के अलग अलग रूप, ओस, पाला, कोहरा, धुंध और सबसे महत्वपूर्ण बादल। और अंत में बादलों के प्रकार और उनसे होने वाले वर्षण के विभिन्न रूप और कारण। ये सचमुच एक बेहद जटिल और आपस में गहराई से जुड़ी हुई प्रणाली है। हवा, पानी, तापमान, जमीन सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हाँ, इन स्रोतों ने हमें इस पूरी प्रणाली की एक अच्छी विस्तृत झलक दी है। हमने देखा कि कैसे ऊंचाई के साथ तापमान बदलता है, कैसे ओजोन हमें सुरक्षा देती है और जलचक्र कैसे जीवन को संभव बनाता है। हाँ, बिल्कुल। ये सब जानना हमें अपने आसपास के मौसम और जो हमारा पर्यावरण है, उसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे CFCs जैसी चीजों ने ओजोन परत पर कितना बड़ा और काफी हद तक अनपेक्षित असर डाला था। आज के समय में जब हम जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी दूसरी बड़ी चुनौतियों का सामना करें, तो क्या वायुमंडल की संरचना या जल चक्र में हो रहे जो छोटे छोटे बदलाव हैं, उनके भी कुछ ऐसे ही अप्रत्याशित या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिन पर शायद हमारा ध्यान अभी पूरी तरह नहीं गया है। ये सोचने वाली बात है। छोटे बदलावों के बड़े और कभी-कभी अनजाने असर हो सकते हैं। तो अगली बार तक इस पर सोचते रहिएगा।